Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई कंसेप्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हो या आपने जो हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे पास्ट पेपर के क्वेश्चन दिए जाते हैं उनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं वन बाय वन। जी, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1। वो कह रहा है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ कंपनी। हाँ जी बिल्कुल, नहीं हमने वो बाकी के पॉइंट्स भी लिखने हैं कि कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का हो, और रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड बाय कमीशन। इन 4 फैक्टर्स का ध्यान रखना। जी, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 20, ये भी कंसेप्ट डिस्कस करना है मैंने अभी। आज के लेक्चर के आगाज में पहला कंसेप्ट यही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। डिस्क्राइब द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017 रिलेटिंग टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी। ये कल भी डिस्कस हुआ था। 21 और 22 जो है ये दोनों प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्लास भी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास ही होती है, पहले इसका पुराना नाम ऑब्जेक्ट क्लास है। तो 21 में वो कह रहा है मुझे सिर्फ अल्टरेशन के बारे में बताओ। 22 में उसने क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया बल्कि ओपन छोड़ दिया, यानी उसने जनरली कहा है कि मुझे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी के बारे में जो कुछ भी है वो मुझे वो बता दो। ठीक है, तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में हमारे बुक्स में 2 जगह पे डिस्कस हुआ है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एलिमेंट के उसकी क्लास के तौर पे, और दूसरा की अल्टरेशन कैसे करने हैं। तो उसमें हमने दोनों कंसेप्ट बताने हैं। ये भी बता देंगे मेमोरेंडम को सामने रखते हुए कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है क्या चीज। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसकी अल्टरेशन के जो प्रोसीजर है वो भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया मेरे भाई? जी, और की क्वेश्चन? जी 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 बिल्कुल। वो 30 डेज में क्या किसी का ऑर्डर के मुताबिक सर वो जब किसी पे ऑर्डर करेगा या मतलब उसकी कॉपी कमी के बाद पहुंचेगी। देखिए एससीसीपी जब ऑर्डर देता है ना, यानी कंफर्म करता है कि हाँ जी हमें ठीक है, मंजूर है, इजाजत है हमारी तरफ से कि आप अपना क्लास चेंज कर सकते हैं, ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक तो एससीसीपी का ऑफिसर जो है वो एक कॉपी भेजेगा कंपनी को और एक कॉपी भेज देगा रजिस्ट्रार को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी ये समझने चले रजिस्ट्रार के पास कॉपी पहुंच गई तो वो खुद ही सारा कुछ कर लेगा। नहीं नहीं, इस कॉपी के पहुंचने के बावजूद कंपनी ने भी विद इन 30 डेज अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरी करके रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी है। ठीक है, यानी रजिस्ट्रार के पास एक तो एससीसीपी के ऑर्डर की कॉपी पहुंचेगी एससीसीपी की तरफ से, और फिर उसके बाद कंपनी की तरफ से भी पहुंचना जरूरी है। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलें। जी जी पूछिए मेरे भाई, भी पूछना आप। चेंज इन प्लेस का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कह रहा है एससीसीपी जब ऑर्डर इशू करेगा तो वो मेंबर्स और क्रेडिटर्स को ध्यान में रख के उनके भले को, उनके फायदे को सामने रख के फिर ऑर्डर इशू करेगा। अगर एससीसीपी को लगे कि कोई मेंबर या क्रेडिटर ऐसा है जो इस चेंज से रजामंद नहीं है तो एससीसीपी ऑर्डर दे सकता है कि भाई यहाँ तो पहले उस मेंबर या क्रेडिटर को राजी करो या फिर उसको पैसे दे के सेटल कर दो और फिर उसके बाद जो मर्जी कर लो। ठीक है, तो एससीसीपी ने बाकी मेंबर्स या क्रेडिटर्स का भी ध्यान रखना है, उनको कोई एतराज ना हो। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, 1 बाय 1। जी, ये मतलब कल आपने कहा था मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, ये मुल्तान वाले को ये करना पड़ेगा या लाहौर वाले? अगर ये शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो ये जो कम्युनिकेशन होनी है ये पुराने वाले रजिस्ट्रार को ऑर्डर वगैरह सबमिट करवाने हैं या नए वाले रजिस्ट्रार को? ये देखे असल में तो जो रिकॉर्ड होगा वो सारा पुराने वाले के पास है,
तो पहले ये सारा जो कम्युनिकेशन होगी, जो सबमिशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, ये पुराने रजिस्ट्रार के पास होगी। पुराना रजिस्ट्रार वाला जब अपनी बुक से आउट कर लेगा तो नए वाले रजिस्ट्रार को तो हम जो नया उसका ऑर्डर है सिर्फ वही सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जो यहाँ पे कह रहा है ना कि आपने रजिस्ट्रार के पास जाना है, अप्रूवल लेनी है, वो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रार की बात कर रहा है, नए वाले की नहीं, जो उस वक्त, क्योंकि अभी क्लास ऑफिशियली फाइनल तो नहीं हुई। ठीक है, तो जब क्लास चेंज हो जाएगी प्लेस क्लास, उसके बाद वाला रजिस्ट्रार हमारा फिर वो होगा कि जो मेमोरेंडम के मुताबिक जिसकी अथॉरिटी में आता है, जुरिस्डिक्शन है, जो शहर है। एग्जाम्टिव, हाँ जी, एग्जाम्टिव जो है अल्टरेशन टू चेंज इन लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर। ठीक है, ये शायद इससे पहले भी किसी लेक्चर में कंसेप्ट डिस्कस हुआ था कि हमने ये कहा कि मेमोरेंडम में अल्टरेशन कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से। फर्ज कीजिए अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके 10 मेंबर्स हैं, उनमें से 8 मेंबर, हर एक ने कहा जी हमारी लायबिलिटी होगी 1 मिलियन हर मेंबर की लायबिलिटी है। अब रजिस्ट्रेशन हो गई, इसके बाद बाकी के 8 मेंबर्स मिलकर ये फैसला करते हैं जी हमारी लायबिलिटी तो 1 रुपी ईच होगी, लेकिन ये जो 9वां या 10वां मेंबर है इसकी लायबिलिटी 100 मिलियन होगी। अब देखिए रूल्स के मुताबिक क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि 3/4 मेजोरिटी है, 10 में से 8 लोग हैं, और लायबिलिटी क्लास चेंज हो जाएगी। लेकिन बताइए कि वो 9वें या 10वें बने, वो तो चीखता रहेगा भाई चेंज ना करो, चेंज ना करो, चेंज ना करो, लेकिन वो कहता है, लॉ कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, फिर भी पास हो जाएगी। अब लेकिन इनके साथ तो अब जाहिर है ये ज्यादती हो रही है कि बाकियों का बर्डन भी इनके ऊपर डाल दिया जाए। तो अब लॉ ने इसलिए कहा अगर तो आप चेंज इस तरह की कर रहे हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल में कि जिससे किसी मेंबर की, एग्जिस्टिंग मेंबर की लायबिलिटी बढ़ रही हो, आप उसके ऊपर जिम्मेदारी लगा रहे हो कि भाई तुम्हारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, भाई तुमने मजीद शेयर्स खरीदने हैं, तो जब तक वो मेंबर खुद से एग्री ना करेगा कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं रजामंद हूं, आप ये चेंज नहीं कर सकते, चाहे 100 में से 99 मेंबर क्यों ना अप्रूव कर दे इसको। ठीक है, क्योंकि लॉजिक की बात है कि जस्टिस की बात है कि 100 जिसकी लायबिलिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं उसकी रजामंदी होनी चाहिए कि ये कर। हाँ, वो ये कहता है कि ये परमिशन आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, आप चेंज करने से पहले भी या बाद में भी, लेकिन जब तक वो इन राइटिंग नहीं देगा ना कि हाँ मेरी रजामंदी है, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज कर दें, तब तक ये चेंज इफेक्टिव नहीं समझा जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा केस स्टडी है 25 पे, वो भी यही है। इसको पढ़ लेते हैं ताकि कंसर्न मजीद क्लियर हो जाए। कह रहा है स्पोर्ट्स फाउंडेशन गारंटी लिमिटेड हैज रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व का मतलब क्या? रेजोल्यूशन पास कर दी उन्होंने। रिजॉल्व को अंडरलाइन कीजिए। रिजॉल्व का मतलब क्या? इन्होंने रेजोल्यूशन पास की। अच्छा, क्या रेजोल्यूशन पास की? टू इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर फ्रॉम 50,000 टू ₹500,000 बाय अल्टरेशन ऑफ द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। के मेंबर्स की लायबिलिटी 50,000 से 500,000 कर दी जाए। कह रहे कुड अबव अल्टरेशन मेमोरेंडम एसोसिएशन बी मेड बाइंडिंग ऑन मेंबर्स। क्या ये अल्टरेशन मेंबर्स में बाइंडिंग की जा सकती है? बाइंडिंग है। हम कहेंगे बाइंडिंग नहीं है अनलेस कि वो मेंबर्स इन रिटर्न अपना एग्रीमेंट दे कि जी हाँ हम लायबिलिटी इंक्रीज करवाने को अपनी तैयार है। समझ आई बात जी? और कोई क्वेश्चन? Question number 19. Question number 19. A change in name of company requires a special resolution and approval of registrar in writing. बिल्कुल ठीक है। कह रहा explain exceptions to it. इसकी exceptions तो बताइए। यानी exception का मतलब क्या होगा कि वो कौन सा केस है जिसमें नेम भी चेंज हो रहा है और रजिस्ट्रार की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक केस है क्या? हाँ जी, स्टेटस। जब आपने नेम में प्राइवेट का वर्ड इंक्लूड करना हो या एक्सक्लूड करना हो ड्यू टू चेंज इन स्टेटस ऑफ कंपनी, तो उस वक्त रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अब ये चूंकि कन्वर्जन हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसलिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती क्योंकि जब हम स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं तो हमारी स्टेटस चेंज करने का जो प्रोसेस है उसमें ऑटोमेटिकली ये अप्रूवल शामिल हो जाती है। ठीक है, उसमें जो स्टार को हम कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं उस चेंज इन स्टेटस के लिए, उसमें ये चेंज इन नेम इंक्लूडेड है, तो कहता है लहदा से सूरत में अप्रूवल की जरूरत नहीं। तो ये हमारी एक्सेप्शन हो गई। क्लियर होगी बात मेरे भाई जी? और कोई क्वेश्चन?
चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं हम। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मुझे बताइए टोटल कितनी क्लासेस थे? 7। अब 2 नीचे एंड वाली तो रूटीन वाली थी ना, वो एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लास और अंडरटेकिंग क्लास। जो ज्यादा अहम है वो 5 है। कौन सी वाली थी पहली क्लास? नेम क्लास, प्लेस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, लायबिलिटी क्लास, ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए क्या नेम क्लास चेंज हो सकती है? कैसे होगी? पढ़ लिया। दूसरी प्लेस क्लास बोलिए। प्लेस क्लास चेंज हो सकती है, कैसे होगी? पढ़ लिया, छोड़ दे। फिर इसके बाद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, क्या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज हो सकती है? कैसे हो सकती है? पढ़ लिया। इसके बाद लायबिलिटी क्लास, क्या लायबिलिटी क्लास चेंज हो सकती है? कैसे चेंज होगी? ये भी हमने ये पढ़ लिया। अब अप्रूवल के साथ, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। आखिरी कौन सी रह गई? कैपिटल क्लास भूल गए आप? ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास चेंज हो सकती है? हो सकती है ऑथराइज्ड, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए कि आईकैप ने शेयर कैपिटल के ऊपर एक पूरा अलग से चैप्टर दिया हुआ है। जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो उस वक्त पढ़ेंगे। तो ज़हन में रखिएगा कि हमने बाकी की क्लासेस की अल्ट्रेशन तो सीख ली है, एक शेयर कैपिटल क्लास की अल्ट्रेशन अभी नहीं सीखी। ठीक है, तो वो भी सीखनी है, हमारे सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे नहीं सीख रहे। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल के ऊपर पूरा अलग से चैप्टर था। आईकैप ने कहा कि यहाँ भी समझाना है, वहाँ भी समझाना है, तो वहाँ बेहतर है कि हम शेयर कैपिटल की सारी डिस्कशन कर रहे होंगे तो अल्ट्रेशन भी उधर समझा दें। तो वो हम डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट हमारे जहन में रहे। आप ये ना कि सर बाकी क्लासेस चेंज करवा दी, एक रह गई, वो भी करेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। अब मेमोरेंडम साइड पे हो गया, बाकी क्या रह गया? अब दूसरी डॉक्यूमेंट कौन से थे? आर्टिकल्स के बारे में आज पढ़ें। देखिए आर्टिकल्स के बारे में हमने आज 2 बातें पढ़ने हैं। पहली चीज, बड़े कंसेप्ट 2 हैं, छोटे मोटे और भी कंसेप्ट डिस्कस होंगे, बड़े कंसेप्ट। आर्टिकल्स है क्या, इसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, और दूसरी चीज हमने ये सीखनी है कि अगर आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन करनी हो तो क्या करना। ठीक है, ये 2 मेन बातें, ये 2 हैं। ठीक है, रिलेटेड कोई 1-2 कंसेप्ट और भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में एक तो बात होगी आर्टिकल्स के हवाले से, और दूसरी बात होगी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के हवाले से। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, ये रेलिवेंट जब इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे पहुंचेंगे फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और अगर आप इसको आईकैप की बुक से पढ़ना चाहे तो उसका भी रेफरेंस दिया हुआ है, और आईकैप के क्वेश्चन बैंक जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड है उनका रेफरेंस भी दिया हुआ है। इस कंसेप्ट से रिलेटेड आईकैप ने एक सप्लीमेंट इशू किया है लास्ट अटेम्प्ट में, तो वो इस अटेम्प्ट में भी एप्लीकेबल है। इसलिए अगर आप आईकैप की बुक से पढ़ रहे हो तो आपको अलग से सप्लीमेंट जो है वो भी डाउनलोड करके इसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट का हिस्सा यहाँ पे डिस्कस हुआ स्टडी टेक्स्ट में और कुछ सप्लीमेंट में। लेकिन हमने जो मटेरियल पढ़ रहे हैं बुक से कर रहे हैं तो इसमें वो सप्लीमेंट इंक्लूडेड है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहली चीज, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किन तरह की कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है रजिस्टर करवाना? क्या हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? जहन में रखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है रजिस्टर करवाना, नो एक्सेप्शन। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है इसके लिए रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। अगर अनलिमिटेड कंपनी है, जो रेयर कंपनीज होती हैं, हम ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, अनलिमिटेड उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है। ये चाहे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपना बना के, अपना कस्टमाइज्ड, अपनी मर्जी के मुताबिक वो रजिस्टर करवा दे रजिस्ट्रार के पास। दूसरी ऑप्शन क्या है कि जो टेबल ए है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट का समझ लें नेक्स्ट है, ठीक है, उसके एंड में अपेंडिक्स है, वहां पे टेबल ए में जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी एससीसीपी का बनाया हुआ, उसको अडॉप्ट कर ले। ठीक है, उसको अडॉप्ट कर ले, या अपना कस्टमाइज्ड वर्जन आर्टिकल का रजिस्टर करवा दे। यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए ऑप्शन है, लेकिन बाकी की कंपनी जो है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, इसके लिए रिक्वायर्ड है कि इसने आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना है जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करवा रहे होंगे। ये कंसेप्ट समझ आ गया? तो क्या हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है आर्टिकल रजिस्टर करवाना?
नहीं। क्या हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करवाना? हाँ, वो हर एक के लिए रिक्वायर्ड है। आगे चलते, कंटेंट्स या इंफॉर्मेशन। भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होता क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल मैटर्स के बारे में लिखा होता है कि डीलिंग कैसे होगी, इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी। ठीक है, ये इंटरनल अफेयर्स। नॉर्मली कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उनकी मीटिंग कैसे होगी, डायरेक्टर्स कौन लोग होंगे, तादाद कितनी होगी, उनकी मीटिंग कैसे होगी, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है, शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है, मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, मीटिंग्स को अटेंड करने के बारे में रूल्स क्या हैं, ये इंटरनल अफेयर्स जो कि मेंबर से, डायरेक्टर से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक्सटर्नल पार्टी, देखें जो बैंक है, अगर उसने बैंक बन के सोचे आपने किसी कंपनी को लोन देना है, आपके लिए ज्यादा जरूरी उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखना है या उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल एसोसिएशन उसके इंटरनल कंपनी कैसे चलाई जाएगी, आपके लिए तो उसका मेमोरेंडम एसोसिएशन देखना ज्यादा जरूरी है। लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस, जिस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है वो प्रिंसिपल क्लास ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ठीक है, किस कंपनी का नाम है, ये ना हो कि लोन कोई और बंदा ले जाए और बाद में हम कंपनी के पास जाएं और वो कहे जी हम तो ये, आपने तो हमारे नाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टर की पर्सनल है कि कंपनी के बिहाफ पे उसने किया। क्योंकि कैसे पता चलता है, अगर तो जो डॉक्यूमेंट यूज किया गया है उसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है, सील है, वो उसके ऊपर ऑफिशियल सील जो है फिक्स की गई है, उसके ऊपर ऑथोराइज पर्सन के साइन है, फिर तो उसे कंपनी की डॉक्यूमेंट माना जाएगा, वरना इसको डायरेक्टर की पर्सनल ट्रांजैक्शन माना जाता है। तो इसीलिए वो कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल पार्टीज के लिए ज्यादा रेलिवेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन इंटरनल पार्टीज जैसे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स हैं, इनके लिए होता है। तो कहता है क्या बेसिकली, अगर आपसे पूछा जाए एक लफ्ज में बताएं आर्टिकल एसोसिएशन क्या है, हम कहेंगे ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंटरनल अफेयर्स के बारे में कि कंपनी को रन कैसे किया जाएगा, चलाया कैसे, इसके मामला डे टू डे नेचर के जो मामलात हैं वो कैसे डील किए जाएंगे। भाई मेमोरेंडम एसोसिएशन में तो हमने पढ़ लिया मैक्सिमम 7 चीजें हैं, 5 उनमें ज्यादा है, मैं 2 रूटीन किया, 7 क्लासेज हैं। क्या आर्टिकल एसोसिएशन में भी इसी तरह की क्लासेज होती हैं कुछ? क्या बिल्कुल होती हैं, लेकिन गुड न्यूज हमारे लिए ये है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो हर क्लास को डिटेल में पढ़ना हमारे सिलेबस में है और आपने पढ़ा भी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हर क्लास को डिटेल में पढ़ना हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है सिर्फ आप नाम इसके देख लें कि इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है। इनमें से कुछ चीजें फिर हमारे सिलेबस में है, आगे चल के रेलिवेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और कुछ चीजें सिलेबस में नहीं है, वो हमारे कैफ लेवल के सिलेबस में नहीं है। जब सीफैब लेवल पे जाएंगे तब वो आपके सिलेबस में आ जाएंगी, फिलहाल नहीं है। तो हम अभी देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आर्टिकल एसोसिएशन में लिखी होंगी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने आपको एक छोटी सी टिप बताता हूं। क्या हमने ये डिस्कस कर लिया कि कंपनी के मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? बिल्कुल कर लिया। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी पे। सिंगल मेंबर कंपनी है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम भी एक है, वरना सिंगल मेंबर थोड़ी रहेगी। और अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी, मिनिमम मैक्सिमम 50। ठीक है, जॉइंट को ये कंसीडर करना है। और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। पब्लिक लिस्टेड मिनिमम मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। जितनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लॉ रिक्वायर करता है ना कंपनी का, उतना ही मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर करता है। अब बताइए सिंगल मेंबर कंपनी में डायरेक्टर कितने होंगे? मिनिमम 1। अच्छा बताइए कि अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम नंबर डायरेक्टर कितने होंगे? अनलिस्टेड कंपनी में और लिस्टेड में ये मिनिमम है। क्या इसे मैक्सिमम हो सकते हैं? मिनिमम नहीं हो सकते। लॉ ने कह दिया आप कम से कम इतने होंगे।
ज्यादा वो कहता है करना चाहे कर लें, जितना ज्यादा बिजनेस फैलता जाएगा डायरेक्टर की तादाद बढ़ाते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो कंपनी के एक्चुअली कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं? एक्चुअली ये कहां लिखा होगा? आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स। अच्छा, क्या एक दफा प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है, फर्ज कीजिए 5 डायरेक्टर्स होंगे, एक्चुअली 5 होंगे, क्या ये कंपनीज एक्ट की वायलेशन है? एक टेक्निकल कंसल्ट पूछ लो, दोबारा सुने। लॉ ये कहता है पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड मिनिमम 3 डायरेक्टर्स जो है या मेंबर्स, एक ही तादाद है, होना चाहिए। कंपनी ने, अनलिस्टेड कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा हमारे 5 डायरेक्टर्स होंगे, क्या ये कंपनीज एक्ट की वायलेशन है? नहीं, क्योंकि वो मिनिमम कह रहा है, मैक्सिमम कह रहा है, ज्यादा दे रहा है। हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अच्छा मुझे बताइए, अगर आर्टिकल्स में लिख दिया गया, फर्ज कीजिए कि मिनिमम नंबर डायरेक्टर 2 होंगे, तो बताइए कॉन्फ्लिक्ट आ गया कंपनीज एक्ट में और आर्टिकल्स में, किसकी बात मानी जाएगी? कंपनीज एक्ट की। ठीक है, कंपनीज एक्ट की। इसीलिए कल वो आपको पता है पढ़ा था हमने, कंपनीज एक्ट ओवरराइड्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसका यह मतलब है कि 5 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते अनलिस्टेड कंपनी के केस में। क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर बनने के लिए क्या होना जरूरी? क्या कोई क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है? बिल्कुल है, कंपनीज एक्ट में भी है, कंपनीज एक्ट में भी क्राइटेरिया है, आर्टिकल्स में भी लिख सकते हैं, आर्टिकल्स में भी। तो जो क्राइटेरिया, डायरेक्टर बनने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? ठीक है, शेयर्स होने चाहिए। एक जगह पे कहता है डायरेक्टर के लिए कंपनीज एक्ट में लिखा है शेयर होल्डर होना जरूरी है। और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फर्क क्या भला? क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो चीजें जो डायरेक्टर में होनी चाहिए, डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो चीजें जो डायरेक्टर में नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, डिसक्वालिफिकेशन जो ना होना जरूरी है, ना होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन की चीजें हैं, डिसक्वालिफिकेशन की भी एक है, वो फारिग है, डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताइए, कंपनी एक्ट ने फर्ज कीजिए, एग्जांपल लेते हैं, क्वालिफिकेशन में या डिसक्वालिफिकेशन में 10 चीजें लिखी होनी चाहिए, आर्टिकल्स में उनको 8 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। कहता है एडिशनली कंडीशन लगा सकते हैं आप, लेकिन जो कंपनीज एक्ट ने कह दिया उसको कम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, राइट्स ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर। आपने शायद पढ़ा होगा, अभी कंसेप्ट में सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं जो टेक्निकली थोड़ी सी गलत होगी, लेकिन अभी कंसेप्ट बिल्ड करना है तो अभी चला लेते हैं। बाद में मैं आपको करेक्ट वर्जन जब डिटेल में डिस्कस हो रहे हैं वो समझा दूंगा, बल्कि तब तक हो सकता है आपको ये एग्जांपल भूल चुकी हो, लेकिन सुन लें। राइट्स ऑफ वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर, जब शेयर हम रजिस्टर करवाते हैं ना, ये कहां लिखा होता है कंपनी के शेयर्स के बारे में? मेमोरेंडम में। सम टाइम तो एक ही क्लास होती है, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स। सम टाइम हम शेयर्स की 2 किस्में जो हैं वो रजिस्टर करवा लेते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर। शाबाश, कहां पढ़ा आपने? अच्छा चले, गुड, अच्छा चले जहां भी पढ़ा है अच्छी बात। लेकिन नहीं भी पढ़ा, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो पढ़ाना है मैंने, अभी सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों का कहते हैं भाई हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, शेयर खरीद लो, वो कहते हैं कोई शेयर नहीं खरीदने हमने। हमें फिर इनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई ज्यादा ऑफर देना पड़ती है। हम उन्हें ज्यादा ऑफर क्या देते हैं? हम कहते हैं देखो भाई हमारे जो नॉर्मल शेयर्स है ना अभी तक के, उनको हमने राइट दिए, फॉर एग्जांपल उनको हमने 20 राइट्स दिए हैं, तुम्हें हम 25 दे देते हैं। कहेगा हाँ इंसेंटिव तो है, चलो आ जाओ। जैसे एक इंसेंटिव क्या हो सकता है, हम उन्हें कहे जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, पहले तुम्हें देंगे, अगर प्रॉफिट बचा तो दूसरों को देंगे, वरना उनको नहीं मिलेगा। कहेगा हाँ ये ऑफर अच्छी है, वो अब तैयार हो जाएगा क्योंकि अब उसको इंसेंटिव मिल रहा है। अब मुझे ये बताइए, अगर हमने एक से ज्यादा क्लासेस ऑफ शेयर रजिस्टर करवा ली हैं, तो
हर एक क्लास का क्या राइट है, ये हमें आर्टिकल्स में लिखना चाहिए कि नहीं, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आवे। बाबा को कहेगा ना भाई ये ज़बानी कलामी मेरे साथ बात कर रहे हो, कोई रिटर्न फॉर्म में करो ताकि बात पक्की हो। तो इसीलिए जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर को जो राइट्स दिए जाते हैं वो कहाँ लिखे होते हैं, और ये कंसेप्ट जहन में रखिएगा आर्टिकल्स में, ये बाद में आने डिस्कस करना है। मैं आपसे पूछूंगा भाई राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर किधर होते हैं, आप कहेंगे सर मेमोरेंडम में। मैं कहूँगा ठहर जाओ मेमोरेंडम में। सर आपने तो बताया था शेयर कैपिटल उधर होता है। भाई शेयर कैपिटल उधर होता है, लेकिन किस शेयर के साथ राइट्स का अटैच है, ये सारी डिटेल कहाँ लिखी होगी, आर्टिकल्स में लिखी होगी मेरे भाई। वोटिंग कि भाई शेयर जो है वो शेयर होल्डर जो है उनके वोटिंग राइट्स क्या है, हर शेयर होल्डर का राइट है कि वो वोट कास्ट कर सकता है, उसके बारे में डिटेल लिखी होगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आपने एक बंदे से दूसरे बंदे को शेयर ट्रांसफर करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा वो लिखा होगा, कैसे कर सकते हैं। प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर या जनरल मीटिंग, डायरेक्टर मीटिंग कौन सी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग कौन सी होती है, शेयर होल्डर्स की। उस मीटिंग का तरीकाकार क्या होगा, कंडक्ट क्या होगा, क्या किसी भी जगह कंडक्ट करवाई जा सकती है कि कंपनी के हेड ऑफिस में कंडक्ट करवाई जाएगी, या किसी होटल में भी कंडक्ट करवा सकते हैं, या किसी के घर में भी कंडक्ट करवा सकते हैं। ये सारे तरीकाकार, या अभी हमें कुछ पता नहीं है किधर, लेकिन इतना पता चल रहा है कि लिखा कहाँ होगा, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, कौन कौन सी मेंटेन करेंगे, किस जगह मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये भी उधर लिखा होगा। सम टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस में सारी मेंटेन हो रही होती हैं, सम टाइम अगर ब्रांचेस हैं तो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस में मेंटेन होती हैं, कुछ ब्रांचेस में मेंटेन करना पड़ती है। ब्रांचेस में भी तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होंगी। अब बैंक के केस में बताइए, बैंक के केस में उसकी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस फैली हुई है, तो अगर वो किसी दूर दराज की सरगोदा की ब्रांच ने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो कराची हेड ऑफिस को कहेंगे सर रिकॉर्ड कर दो इसको। और भाई उधर 500 बंदे सारा दिन टेलीफोन ही सुनते रहेंगे, और उधर कहेगा 500 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दो, कहेगा 700 की कर दी है, कहेगा नहीं करनी थी ये, मैं तो 500 की गई थी, वो फिर रिवर्सल एंट्री डल रही। ऐसे तो नहीं होगा ना मेरे भाई। तो इसीलिए वो अकाउंट्स जो है किस जगह मेंटेन होने हैं वो बता रहा है। फिर वाइंडिंग अप जो हमारे सिलेबस में नहीं है कि कंपनी वाइंड अप अगर करनी है तो क्या तरीकाकार होगा उस तरह। तो ये देखिए सारे का कंपनी के रूटीन मैटर से ताल्लुक है, इसीलिए ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जा रहे हैं। क्लियर हो आर्टिकल्स। अच्छा बताइए फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन हो सकती है। शुरू में हमने कहा 7 डायरेक्टर होंगे, बाद में कहा नहीं 12 होने चाहिए, बिजनेस बढ़ गया। कर सकते हैं। किस वाली क्लास में अल्टरेशन कर सकते हैं? हर एक में कर सकते हैं। इसमें उसने हमारी जिंदगी कर दी आसान। उसने कहा मेमोरेंडम के केस में तो मैंने हर एक क्लास के बारे में लहदा बताया था ना, कैसे चेंज होगा। इधर एक ही बता क्या कैसे होगी, वो तरीका वही। अच्छा तरीका वही, सिर्फ प्लेस क्लास में उसने हमें थोड़ा सा कष्ट उठवाया था हमसे। उसने कहा था कमीशन का ऑर्डर लेके आओ, वरना बाकी मेमोरेंडम का भी तरीकाकार यही था। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवा दो। आर्टिकल्स में रूटीन का प्रोसीजर यही होता है। ठीक है, एक रफ सा आप कंसेप्ट बना सकते हैं कि मेमोरेंडम हो या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो, जब कभी अल्टरेशन होगी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जाके रजिस्टर करवा देना। हाँ प्लेस क्लास होगी तो कहीं हम लोन लेके भाग ना जाएं, इसीलिए कमीशन से ऑर्डर लेना पड़ता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद क्या आप कंपनी के इस कंसेप्ट के ऊपर आई कि आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन में है, क्या आप किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन की कॉपी ले सकते हैं? इसका जवाब है नहीं ले सकते। सिर्फ एक मेंबर का राइट है, मेंबर का राइट है, सिर्फ मेंबर के अलावा कोई नहीं ले सकता। बैंक जाके कहे कि जी हमने आपको लोन देना है, हमें आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी दें, कहेंगे नहीं कोई कॉपी नहीं मिलनी। हाँ अब चूंकि कंपनी की अपनी मजबूरी होती है लोन लेना, तो वो किसी मेंबर को कहते हैं यार हम तुम्हें कॉपी देते हैं, तुम आगे बैंक को दे देना। और लीगली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसकी कॉपी कौन ले सकता है?
और फ्री मिलेगा क्या? एक क्वेश्चन में उसने कहा मेंबर है, उसने कहा जी मुझे कॉपी दीजिए और कहा कि फ्री दीजिए कॉपी। उसने कंपनी सेक्रेटरी ने रिफ्यूज कर दिया, कोई कॉपी नहीं है। उसने कहा तुमने पढ़ा नहीं लॉ में लिखा हुआ है कि हर मेंबर का राइट है वो मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी ले सकता है। तो उसने कहा भाई जब अगली बात हो रही थी तब सो गए थे क्लास में, जब सर ने ये बताया था कि ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी के मेंबर को प्रेस्क्राइब्ड फी पे करनी पड़ेगी और उसके बाद भी 14 डेज का टाइम है। ये ना फेस पे करके कहो भाई पैसे तो दे दिए अभी मुझे कॉपी दो, कहता है नहीं मेरे पास 14 डेज तक का टाइम है, मैं विद इन 14 डेज कभी भी आपको कॉपी प्रोवाइड कर सकता हूं। आप घर जाके तसल्ली से सो जाएं, आपको विद इन 14 डेज कॉपी आपके घर पहुंच जाएगी। किसकी कॉपी? किसको पहुंचेगी? मेंबर के अलावा और कोई रिसीव कर सकता है? नहीं कर सकता। सिंपल कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब ऐसा कीजिए फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 की रीडिंग कर लें। एंड में जो पास पेपर के क्वेश्चन है लाजमी पढ़ने हैं, केस स्टडी समेत। कोई क्वेश्चन हुआ तो अभी पूछिएगा, 5 मिनट है आपके पास। एक मिनट। एक मिनट। जी जी कितने स्टूडेंट अभी रीडिंग कर रहे हैं? कर लीजिए। तो एक मिनट क्वेश्चन मैं आपके लेता हूँ। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वन बाय वन। जी मेरे भाई आप पहले। प्रॉक्सी क्या, देखें जब आप स्कूल में या कॉलेज में कभी छुट्टी करते थे तो किसी दूसरे अपने दोस्त को कहते थे यार सर अटेंडेंस लगाए मेरी प्रॉक्सी बोल देना,
प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि आप अपने बिहाफ पे किसी और को भेज दें, आप उसे कहें यार मेरी हाजिरी लगवा देना। उसी तरह कंपनी के अंदर फर्ज कीजिए कि एक मेंबर जिसने जनरल मीटिंग अटेंड करनी है, किसी वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, उसके पास ऑप्शन है या तो चुप करके बैठ जाए, मीटिंग अटेंड ना करे, या वो सोचे यार मीटिंग मैं किसी अर्जेंट रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं किसी और को अपने बिहाफ पे भेज दूं मीटिंग अटेंड करने के लिए, ताकि वहां जो फैसले होने हैं उसमें मेरा वोट भी काउंट हो जाए। तो ये दूसरा बंदा जिसको भेजा जाता है वो प्रॉक्सी होता है। अच्छा, आर्टिकल में प्रॉक्सी के बारे में क्या लिखा होगा कि क्या ये प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है या कि इसका मेंबर होना जरूरी है? मेंबर होना, हाँ असूली तौर पे मेंबर होना जरूरी है, लेकिन कोई और हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में आर्टिकल्स में लिखा होगा। क्लियर हो गया प्रॉक्सी? ये कंसेप्ट याद रखिएगा, फिर आगे चल के दोबारा डिस्कस करना है एक जगह पे। जी जी हाँ, अगर एक मेंबर है तो इसका मतलब है वो 2 दफा वोट डालेगा, एक दफा अपना और एक दफा वो जिसके बिहाफ पे वो प्रॉक्सी बना। बिल्कुल इसी तरह होगा जी। 28A क्वेश्चन, हाँ वो कह रहा है बताइए कि मलेशियन कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने जा रही है, परवीन बताइए कंटेंट्स के बारे में। कंटेंट्स के बारे में बता देंगे कंटेंट्स क्या क्या है? ये मेरे ख्याल 5 में से कोई 3 नंबर तो इसी कंटेंट्स के ही होंगे। फिर प्रिंटिंग, कहता है आजकल कंप्यूटर का दौर है, तो क्या मैं आर्टिकल जो मेमोरेंडम है ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में हो सकते हैं कि प्रिंटेड फॉर्म में होना जरूरी है? इनकी प्रिंटिंग करवाना जरूरी होता है। जहां कहीं आपने रजिस्ट्रार को भेजने हैं वो ये नहीं कहेंगे सर ये यूएसबी ट्रांसफर कर लें अपना डाटा, नहीं नहीं, आपको प्रिंटेड फॉर्म में आर्टिकल उसको देने पड़ेंगे, मेमोरेंडम उसको देना पड़ेगा। और फिर इसके बाद सिग्नेचर, आर्टिकल्स में किसी के सिग्नेचर होने चाहिए, सीईओ के ना, खुदा का खौफ करें, सब्सक्राइबर्स के होते हैं, शेयर होल्डर्स के होते हैं, मैम सब्सक्राइबर्स के होते हैं, हाँ जी, डायरेक्टर्स के नहीं होंगे। पढ़ा नहीं था हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो क्या पढ़ा था? साइंड बाय सब्सक्राइबर्स। और सब्सक्राइबर जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है मेमोरेंडम की, इफेक्ट क्या होता है इसका? सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं, और जिनका नाम लिखा होता है कि ये डायरेक्टर होंगे वो डायरेक्टर बन जाते हैं। और कंपनी क्या बन जाती है? बॉडी कॉर्पोरेट विद लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सेल, सेपरेट लीगल स्टेटस। याद है कंसेप्ट? तो उसमें सब्सक्राइबर करते हैं साइन जी। और कोई क्वेश्चन जी? 27 क्वेश्चन कह रहे हैं रेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंपनी आर ऑफ इट्स डायरेक्टर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। एन अल्टरेशन इन आर्टिकल्स व्हिच कंपनी इज अप्रूव्ड बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने आर्टिकल्स को अल्टर कर दिया। अब बताइए इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आर्टिकल्स कंपनी का दुनिया में 2 जगह पे है, एक रजिस्ट्रार के पास, कंपनी के पास। दोनों को सेम होना चाहिए। ये नहीं रजिस्ट्रार के पास कुछ और लिखी हुई हैं बातें आर्टिकल्स में और कंपनी के पास। अब इन्होंने कंपनी वाला तो चेंज कर लिया अपना, अब क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रार के पास जाके रिवीजन, उधर भी उन्होंने अल्टरेशन करवानी है। वो आपको पता है 30 डेज में करवाएंगे। तो इन्होंने विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, अल्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन प्रूफ के तौर पे। और फिर रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर कर देगा, फिर एविडेंस होगा कि ये अब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अच्छा बताइए, आर्टिकल्स में अल्टरेशन होगी तो क्या नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा? नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन होगी, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा? सिर्फ एक केस में, नेम क्लास में, बाकी नहीं होगा। जी मेरे भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था? और कोई क्वेश्चन? जी जी आर्ट नहीं, आर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। खुद सोचिए ना, इसमें अगर कोई चेंज होती है तो एक्सटर्नल पार्टी किसी को इतराज हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर है, इंटरनल जो मर्जी करे। वो तो जब एक्सटर्नल वाली डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम है, वो तो फिर उसमें इतराज हो सकता है।
ठीक है, अब ये फर्क समझ आया इंटरनल और एक्सटर्नल का। ये इंटरनल है इसीलिए इसमें वो इतराज की बात नहीं करता जी। नहीं, 1 by 1 जी पूछिए। कंपनी लोन लेती है जी जी, उसमें शेयर होल्डर्स का एग्रीमेंट जरूरी होता है? नहीं, शेयर होल्डर का एग्रीमेंट जरूरी नहीं होता जब भी कंपनी लोन लेती है। इसके ऊपर अगर आप मुझे इजाजत दें तो 1-2 एक्स्ट्रा कंसर्ट बता दूं आपको। अभी सुनिए, कंपनी बारो अगर शेयर होल्डर्स मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखते, क्या डायरेक्टर लोन ले सकते हैं? हमें बिल्कुल ले सकते हैं। एज्यूम पावर होती है किसी भी कंपनी की, बोरोइंग पावर, इसका मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा होना जरूरी नहीं है। लेकिन मेंबर सोच रहे हो ओके यार हम घर बैठे हैं, ये ना हो डायरेक्टर्स हमारे नाम पे धड़ाधड़ लोन लेते रहे, बाद में अल्टीमेटली है तो कंपनी सेपरेट लीगल स्टेटस है, लेकिन समटाइम हमारी लायबिलिटी भी तो हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर में अगर अनपेड अमाउंट हो या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, लेकिन बिजनेस के लिए लोन लेना भी जरूरी हो जाता है बाजू का। तो वो कहते हैं यार क्या कर रहे हैं, अब कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए कि कंपनी लोन भी ले ले और हम भी सिक्योर रहे कि बिला वजह गैर जरूरी तौर पे लोन नहीं लिए जा रहे। तो प्रैक्टिकली सम टाइम वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक मैक्सिमम लिमिट लिख देते हैं कि डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा 5 मिलियन तक, 10 मिलियन तक, जितनी भी अमाउंट लिखनी है यहां तक लोन ले सकते हैं। अब इसका मतलब है डायरेक्टर्स लोन ले तो सकते हैं, लेकिन फिर किस अमाउंट तक? उस अमाउंट तक जो शेयर होल्डर ने आर्टिकल्स में लिख दिया। ठीक है, ये मैंने आपको जो कंटेंट्स बताए हैं ना, ये तो मिनिमम है होते हैं। इसके अलावा भी अगर अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं शेयर होल्डर? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्टर ने जब कभी लोन लेना होगा, हर दफा उन्हें शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, वो धड़ाधड़ लोन ले सकते हैं। हाँ, अगर शेयर होल्डर ने आर्टिकल्स में वो लिमिटेशन लगाई हुई है और वो लिमिट पूरी हो गई है, अब ऊपर जाना है, फिर शेयर होल्डर्स की परमिशन लेंगे, आर्टिकल्स में अल्टरेशन करवाएंगे, उस लिमिट को बढ़ाएंगे, फिर बैंक के पास लोन लेने जाएंगे। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? और की क्वेश्चन जी? मिनट बुक होती है वो मीटिंग की समरी जहां पे लिखी जाती है ना कि मीटिंग में क्या क्या फैसले हुए, क्योंकि ज़बानी कलामी तो हम भूल जाते हैं ना। ठीक है, क्लास में कहा होता है असाइनमेंट, टीचर ने कहा होता है कि असाइनमेंट करके आनी है, केस स्टडी करके आनी है, घर जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो उसका क्या हाल है कि लिख लिया करें, लिख लिया करें ताकि भूले ना। ठीक जी मैडम। जी जी, नहीं वो हाँ रजिस्टर करना जरूरी नहीं, अडॉप्ट कर सकते हैं जी। चलिए आगे चल। अच्छा, क्वेश्चन 3, इस पूरे दोनों कंसेप्ट में सबसे टेक्निकल क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो क्वेश्चन 30 है, जो कि मेरा ख्याल यह मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ने गलत किया होगा। हाँ, पढ़ा ही नहीं, पढ़े अब। जी अच्छा, ऑथोराइज्ड कैपिटल पता आपको क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट जो के इशू कर सकते हैं कैपिटल 200, और पेड अप कितना होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो इशू हो चुका है। इस कंपनी का ऑथोराइज भी 200 है, पेड अप भी 200 है। इसका मतलब है मजीद 80 मिलियन चाहिए तो उसे क्या करना होगा? कैपिटल क्लास को चेंज करना होगा। स्टूडेंट ने लिखा कैपिटल क्लास मेमोरेंडम को चेंज करे और बस खत्म का। हालांकि इसमें एक दूसरा ट्विस्ट भी था कहानी में। हाँ, इसमें एक तो ये है ना कि कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं, दूसरा ये है जनरल पब्लिक को इशू करना चाहते हैं, और प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। तो इसके लिए हमने लिखना था उन्हें फिर आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल्स में वो जो 3 रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, और राइट्स रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। इन 3 कंडीशन को आर्टिकल से निकालना होगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में फर्क इन 3 रिस्ट्रिक्शंस का ही है।
हाँ, तो स्टूडेंट ये भूल गए थे अक्सर जी। हाँ बिल्कुल, कंपनीज एक्ट में लिखा वो कंपनी, लेकिन वहां पे लिखा आपने डेफिनेशन पढ़ी नहीं, वहां लिखा विच कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, उसके अंदर प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आर्टिकल्स का लफ्ज मौजूद है। तो कंपनीज एक्ट ने कहा हुआ है कि आर्टिकल्स में ये 3 चीजें लिखो, ठीक है, और ये 3 चीजें निकाल दे वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक। तो पहले इस कंपनी को पब्लिक बनाना है, ठीक है। इसमें 2 इश्यूज थे, स्टूडेंट शेयर कैपिटल वाला तो पिक कर लिया उन्होंने, जनरल पब्लिक और प्राइवेट वाला पिक नहीं कर सके थे। आपको बताया था ना, ये वो ऐसे आई कैप घुमाता है पब्लिक प्राइवेट के चक्कर में। अथॉरिटी किसके पास जाना है, डेज क्या है, जहां पे आगे परसेंटेज भी आया करेंगी अगले चैप्टर से, तो इनका भी हमने ध्यान रखना होता है जी। आर्टिकल्स क्लियर, आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे हम नेचुरल पर्सन हैं, एक है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट जन्म पर्ची, एक होता है हमारा आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड। भाई फर्क क्या होता है भला दोनों में? जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इस बात का सबूत है कि हम दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पे आपको कुछ राइट्स तो दिए जाते हैं, लेकिन लीगली आप कुछ काम ऐसे हैं नहीं कर सकते जब तक कि आपकी एज 18 ईयर्स ना हो जाए, ठीक है। 18 ईयर्स ना हो जाए तब तक लीगली आप कुछ काम नहीं, लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। 18 ईयर्स के होते हैं, फिर आपको आईडी कार्ड मिलता है, फिर लॉ कहता है आप जो मर्जी आप करें। अब सुन लीजिए, एग्जैक्टली इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कंसेप्ट है। एक है कंपनी की जन्म पर्ची, उसे हम क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन याद रखें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है इस बात का तो सबूत है कि कंपनी लीगली क्रिएट हो गई, इन एग्जिस्टेंस आ गई। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद भी कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, जब तक के आप अपना आईडी कार्ड ना बनवा लें। और कंपनी के आईडी कार्ड को क्या कहा जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। वो कहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बन गया, मिल गया, यूं ना समझे काम पूरा हो गया, आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी ऑब्टेन करना है। हमने कहा हर कंपनी ने, उसने कहा नहीं नहीं, प्राइवेट कंपनी जो मर्जी करें। इसके बाद प्राइवेट कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन नहीं, किसने करना है? फिर बताइए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किसने ऑब्टेन करना है? फिर बताइए क्या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है? किसके लिए रिक्वायर्ड है? किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है? तो इसका मतलब है कि लॉ ये कहता है पब्लिक कंपनीज ने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी ऑब्टेन करना है। हमने कहा अच्छा तो ये भी बता दें कैसे ऑब्टेन करना है। यहां में बता रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना है। अब आगे बता रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैसे ऑब्टेन करना है। वो कहता है सुन लो, पहली चीज कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव, हाईएस्ट पोस्ट का बंदा, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, ये 2 लोग डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसने इशू किया था? तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कौन इशू करेगा? रजिस्ट्रार इशू कर रहा है। किसने जाना है रजिस्ट्रार के पास? और कंपनी सेक्रेटरी, 2 बंदों ने, और एक बयान हल्फी जमा करवाना, डिक्लेरेशन कि हमने ये 4 काम कर लिए हैं, 1 2 3 4। कौन से काम? पहला, शेयर्स अलॉटेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हद तक शेयर्स अलॉट कर दिए। देखें, एक है कि मैं 5 मिनट में इस कंसेप्ट को भुगता दूं, एक है कि थोड़ा 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगा के आपको थोड़ा पीछे प्रोसीजर समझा दूं, वो इससे ये आसान हो जाएगा समझना, याद रखना। तो अगर इजाजत है तो 4-5 मिनट में समझा दूं ये, लेकिन फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। चलें ठीक है, अब सुन लें। जिस तरह हम किसी कंपनी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो क्या होता है? कॉलेज प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, हम प्रॉस्पेक्टस लेते हैं, पढ़ते हैं, तस्वीरें वगैरह लगी होती है, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लगी होती है, हम इंप्रेस होते हैं, हम कहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। एंड पे एक एडमिशन फॉर्म होता है, उसको फिल करते हैं और उसके बाद एडमिशन
फॉर्म जमा करवा देते हैं। वो कहते हैं जी अच्छा 25 तारीख को लिस्ट लगेगी, 25 तारीख को जाते हैं, देखते हैं अगर हमारा नाम पास मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिस्ट में हो तो ठीक, फेल्ड लिस्ट में हो तो इसका मतलब हमें एडमिशन नहीं मिलना, किसी और तरफ निकल जाते हैं। पास वाली लिस्ट में हो तो हम कहते हैं जी सर फीस कितनी है, वो कहते हैं इतनी फीस है, ये जमा करवाएं। हम फीस जमा करवाते हैं और हमारी इनरोलमेंट हो जाती है। कॉलेज में ऐसे ही होता है। तकरीबन इसी तरह का सिस्टम कंपनी के केस में होता है जब कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है। सुन लें, जब जनरल पब्लिक को शेयर कैपिटल इशू करती है तो क्या करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज भूल गया मैं, क्या कभी ऐसा होता है बाज़ औक़ात प्राइवेट कॉलेजेस नॉर्मली जो उसमें इतना लिखा हो कि एडमिशन सिर्फ उस वक्त दिया जाएगा जब कम से कम 10 स्टूडेंट पूरे हो जाए। अगर 10 से कम स्टूडेंट्स ने एडमिशन फॉर्म जमा करवाया तो क्लास कैंसल। कभी आपने देखा? अभी रिसेंटली जो है वो मैं देख रहा था, वो ICM में जो बॉडी है उन्होंने वो एग्जामिनेशन को मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, तो शायद दुबई में सेंटर बनाना था उन्होंने, तो उन्होंने दुबई के लिए भी एप्लीकेशन ले रहे थे कि अगर आप दुबई में आप एग्जाम देना चाहते हैं टिक कर दें। उसके नीचे लिखा हुआ था कि कम से कम, अब एग्जैक्ट मुझे नंबर याद नहीं, शायद 20 तादाद जो है वो पूरी हुई फिर हम दुबई में एग्जाम सेंटर बनाएंगे, वरना दुबई में हमारा एग्जाम सेंटर नहीं बनेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने देखना होता है कि बेनिफिशियली क्या है कॉलेज के लिए। अब ये तो नहीं है कि 2 स्टूडेंट बैठे हमारे क्लास हो रही है, वो तो कॉलेज के लिए नुकसान की बात होगी। तो बाज़ औक़ात मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिए जाते हैं कि कम से कम इतने हुए तो फिर क्लासेस शुरू होंगी, वरना क्लासेस कैंसिल। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी डिसाइड करती है हमें पैसा चाहिए, वो प्रॉस्पेक्टस बनाती है। कॉलेज प्रॉस्पेक्टस की तरह इसमें भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास के बारे में, और उसके बाद एंड पे एक एप्लीकेशन होती है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन फिल करके भेज दें, और ये प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया जाता है। ठीक, अखबार में भी छाप दिया, कंपनी की वेबसाइट भी है, बैंकों के पास भी है। जैसे हज स्कीम में होती है ना, वो एप्लीकेशन के जगह जगह पे मिल रहे होते हैं। जो लोग पढ़ते हैं, जो फैसला करें हाँ मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, अच्छी कंपनी लग रही है, वो एंड पे जो एप्लीकेशन होती है उसको फिल करता है। जितने, अच्छा अब यहां पे फर्क देखें, कॉलेज वाली एग्जांपल में हमने पैसे कब दिए थे, जब फाइनल हो गया था, हमारा एडमिशन हो गया है कि पहले उससे फाइनल हो गया था, सक्सेसफुल होने के बाद। कंपनी के केस में फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे जब हम एप्लीकेशन देते हैं ना कंपनी को या बैंक, तो पैसे जितने के शेयर्स हम खरीद रहे हैं उतने पैसे साथ जमा करवाते हैं बैंक में, फिर एप्लीकेशन भेजते हैं। वो कहता है जी आप परेशान ना होइए, अगर आप अनसक्सेसफुल हुए ना पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। पैसे जमा करवा दिए, अब सारी एप्लीकेशन पहुंच गई कंपनी के पास, कंपनी टाइम देती है, कहती है 25 तारीख तक इंतजार करो। 25 तारीख को वो फिर बैलेटिंग वगैरह के जरिए से डिसाइड करते हैं। अगर तो कंपनी ने फर्ज कीजिए कि 100 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू करना था, एप्लीकेशन आई 120 मिलियन की, कंपनी बैलेटिंग करेगी, क्योंकि अब ज्यादा हो गया ना, 100 को देना है, 20 को रिजेक्ट करना है। किसको रिजेक्ट करना है, अब जाहिर है ये वो पर्चियां डाल के फैसला करते हैं, ये खुद से नहीं करते कि जी ये अच्छे लोग नहीं, तो जो भी है। अब जिन 100 को उन्होंने फाइनल कर दिया उनको फिर वो शेयर इशू कर देंगे, बाकियों को कहेंगे सॉरी लेटर इशू कर देंगे, और पैसे भी वापस करने हैं, पैसे भी वापस कर। अच्छा, अगर 100 मिलियन का शेयर कैपिटल इशू करना था और 100 की ही एप्लीकेशन आई, सबको इशू कर देंगे। 100 मिलियन का कैपिटल इशू करना था, 80 मिलियन की एप्लीकेशन आई, तो डिपेंड करता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हुई कि नहीं। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है, जिस तरह कॉलेज में वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ने कैलकुलेट किए होते हैं, क्या वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में बैठे ना तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा, वो पूरे हुए तो क्लास शुरू करा देंगे, वरना नहीं। उसी तरह कंपनी फैसला करती है यार हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं तो कम से कम बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारे पास कितने पैसे जमा होने चाहिए कि हम अपना बिजनेस शुरू कर सकें, तो वो डिसाइड करें जी 50 मिलियन होना चाहिए। अगर तो आपको एप्लीकेशन आई 80 मिलियन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो रही है कि नहीं, आप शेयर इशू कर देंगे। लेकिन अगर एप्लीकेशन आई 30 मिलियन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो रही है कि नहीं, आप कहेंगे भाई काम 50 मिलियन से शुरू होना था, 30 मिलियन आया, काम तो शुरू ही नहीं होगा, हम तो 30 मिलियन भी फारग बैठ के इंतजार करते रहेंगे। तो बेहतर है कि ये शेयर इशू ही ना किए जाए, ये 30 मिलियन भी लोगों को वापस कर लें कि नहीं भाई अब हम छोटे लेवल पे खुद ही बिजनेस कर लेंगे प्राइवेट पर्सन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट आ गया।
अब सुनिए कंडीशन, अब ये कंडीशन इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएंगी। सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी सेक्रेटरी ने डिक्लेरेशन फाइल की, बयान क्या कि भाईजान हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक के शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी हो गई है, पैसे जितने चाहिए थे बिजनेस शुरू करने के लिए वो आ गए। ठीक है, तभी इजाजत मिलनी चाहिए ना बिजनेस शुरू करने की जब पैसे हो। उसने कहा ठीक है, शेयर अलॉटेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगली कंडीशन, पहली कंडीशन देखिए लॉजिकल है ना, वरना बिजनेस शुरू करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, पैसे ही नहीं है, बिजनेस क्या शुरू करना है। दूसरी, डायरेक्टर्स हैव पेड इन फुल। देखिए डायरेक्टर्स ने कुछ शेयर्स खरीदने थे, डायरेक्टर्स अब डिक्लेरेशन देते हैं ये, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बिहाफ डिक्लेरेशन दे रहा है कि डायरेक्टर्स ने जितने भी शेयर्स लिए हैं उन्होंने उधार नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें शेयर्स दे दें, डायरेक्टर के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी होता है, बल्कि डायरेक्टर्स ने भी शेयर लिए हैं और डायरेक्टर्स ने आम बंदों को शेयर इशू करें, वो पैसे देते हैं। तो डायरेक्टर ये कह सकता है भाई मुझे भी शेयर इशू कर दोगे पैसे, और यार वो बंदा तो भाग जाने थे, मैं तो तुम्हारे पास 24 घंटे ऑफिस में होऊंगा तो मैं तो भागने थोड़ी लगाऊं, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, मेरे साथ उधार कर लो, मैं भाई नहीं हूं। डायरेक्टर है ना, कंपनी के साथ रिलेटेड पार्टी है, तो हमने कहा नहीं कोई भाई नहीं है। कंपनी एक्ट कहता है कि डायरेक्टर ने भी जैसे आम लोगों से पैसे लेते हैं, डायरेक्टर, यहां पे हम पहली लाइन में कह रहे हैं हमने आम लोगों से सारे पैसे ले लिए, दूसरी लाइन में कह रहे हैं डायरेक्टर्स को भी नहीं बख्शा, उन्होंने जो शेयर लिए थे वो भी सारे पैसे हमने ले लिए, फुल अमाउंट इन कैश ले लिया। तीसरी कंडीशन, ये जो हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू करते हैं ना, इसको कहते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? पब्लिक सब्सक्रिप्शन। बाज़ औक़ात जैसे प्राइवेट कंपनी अगर शेयर इशू करें, ठीक है, तो वो हो सकता है कि जनरल पब्लिक को नहीं इशू करती, वो प्राइवेट कंपनी के तो मना है, वो जनरल पब्लिक को नहीं, उसे कहेंगे ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना, प्रोस्पेक्टस इशू करना ताकि वो एप्लीकेशन दे। वो कहता है अगर तो आपने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए थे तो आप हमें अंडरटेकिंग दें कि जिन लोगों को आपने रिजेक्ट किया है उनको पैसे वापस कर दिए हैं, उनकी कोई अमाउंट पेएबल नहीं है। अब देखें यहां पे रजिस्ट्रार क्या तसल्ली कर रहा है अपनी कि कंपनी के पास पैसे आ गए हैं, यहां पे ये तसल्ली कर रहा है कि लोगों के पैसे आए हैं तो डायरेक्टर के भी पैसे डले हो उसमें, ताकि डायरेक्टर जो है ना वो ईमानदारों की तरह काम करे, उन्हें पता हो कि कंपनी डूबेगी हमारा पैसा भी डूब जाएगा। यहां पे क्या इंश्योर कर रहा है रजिस्ट्रार कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी लेकिन उनको शेयर इशू नहीं किए उनको हमने पैसे वापस कर दिए। ये भी बड़ी लॉजिकल बात है। और कह रहा है चौथी सिचुएशन, अगर कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन इशू नहीं किया, पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं की, तो अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं की तो क्या प्रॉस्पेक्टस इशू किया होगा कंपनी ने? नहीं इशू किया होगा। प्रॉस्पेक्टस और पब्लिक इशू लाजिम और मलजूम है। पब्लिक इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता। अगर जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करना है, बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी की तरह, एक प्राइवेट कंपनी की तरह, पब्लिक कंपनी में भी देखें दो कंपनी थी, लिस्टेड थी, अनलिस्टेड थी। लिस्टेड कंपनी तो शेयर इशू कर दिया, उसने तो प्रॉस्पेक्टस इशू किया होगा। अनलिस्टेड कंपनी ने अगर अभी तक प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया तो वो कहते हैं आपने प्रॉस्पेक्टस की बजाय एक हमें स्टेटमेंट फाइल कर दें, उसे कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इन ल्यू का मतलब होता है उसकी जगह पे, ठीक है। तो अगर हमने पब्लिक इशू नहीं किया तो रजिस्ट्रार को क्या सबमिट करवाना है? स्टेटमेंट ल्यू। अब जहन में आता है सवाल, ये बाकी की तीन चीजें तो समझ आ गई, ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? और शुक्र करें कि हमारे सिलेबस में नहीं है। किसी जमाने में हमारे सिलेबस में होता था, पढ़ना पड़ता था इसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, कब जमा करवाना है और क्या कहानी होती है, ये नहीं है। इसलिए हम सिर्फ इसे एक कंडीशन के तौर पे तो पढ़ते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने के लिए कंडीशन पूरी करनी है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ता है। तो चार कंडीशन समझ आ गए। पहली कंडीशन क्या है? सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी सेक्रेटरी रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, उसे कसम खा के क्या कहेंगे? पहला बयान क्या देंगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन के शेयर इशू कर दिए। दूसरा क्या बयान देंगे? डायरेक्टर ने पूरे पैसे दे दिए। तीसरा बयान क्या देंगे?
एप्लीकेंट्स जिनको शेयर इशू नहीं किए पैसे वापस कर दिए। चौथा बयान क्या देंगे? अगर पब्लिक इशू नहीं किया स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस दे दे, फिर उन्हें क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद वो जो भी लीगल काम करना चाहें कर सकते हैं। नाम से देखे ना, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। बिजनेस कब कमेंस होता है? सेल परचेज वगैरह, लोगों से पैसे लेना। यहां पे क्या पढ़ा? किसने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस लेना है? कैसे लेना है? अगर नहीं लेते तो क्या होगा? ये अहम कंसेप्ट सुन लें। 1 मिनट 1.5 मिनट की बात है, लेकिन कंसेप्ट अहम है। आई कैप ने फाइनल लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा होगा इस छोटे से कंसेप्ट में से। कहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं है, वो सारे के सारे वाइड हैं, क्योंकि कंपनी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले। अब सुने, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसका क्या स्टेटस है? ये पॉइंट समझिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वाइड। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वैलिड। लेकिन जो दरमियान की सिचुएशन है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले, इसमें क्या रूल है? ये कहता है इसमें अगर तो आपने बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, कोई किसी बैंक से लोन लेने का, वो कॉन्ट्रैक्ट टोटली वाइड है। यानी जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलता बोरोइंग नहीं कर सकते, करेंगे तो टोटली। और जो बाकी के सेल परचेज के अगर एग्रीमेंट करते हैं उनकी नेचर प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब क्या है? अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया तो वैलिड, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला तो वाइड। मेरी बात समझ आई? समझ आई तो बताइए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट है, इनका क्या स्टेटस है? डिपेंड करता है। बोरोइंग का, फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट है, वाइड। सिंपल सेल परचेज ऑफ एसेट्स के कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब क्या है? अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया तो वैलिड, अगर नहीं मिला तो। जी कुछ समझ आया? ये था हमारा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं।